आदर, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं स्मृति रस्तोगी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं इस विशेष वेबिनार में, जिसका उद्देश्य है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर जागरूकता फैलाना। इस स्वतंत्रता दिवस वेबिनार में हम वित्तीय साक्षरता के प्रसार पर जोर देते हुए स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और दैनिक जागरण के साझा प्रयासों से आज हम इस वेबिनार को मुमकिन कर पाए हैं। ये पैन इंडिया सीरीज है जिसके तहत हम अलग अलग शहरों में लोगों से ऐसे वेबिनार्स के जरिए जुड़ेंगे और एक नेशनल मिशन के तहत उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर बेहतर समझ डेवलप करने का प्रयास करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हम व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच नहीं आ सकते, इसलिए आदित्य बिरला सन लाइफ और दैनिक जागरण एक ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता के साथ यहाँ है, जो इस वेबिनार के माध्यम से सभी दर्शकों को लाभान्वित करेगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जागरूकता की पहल में हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह हमको इससे अपने सेविंग्स में फायदा होगा। अधिकांश लोग मानते हैं कि धन की कुंजी उच्च वेतन वाली नौकरी है। हाँ, यदि आपके पास अधिक मासिक आय है तो संपत्ति अर्जित करना आसान है, लेकिन अपने निवल मूल्य या जिसे कहते हैं नेट वर्थ को बढ़ाने की एक कुंजी ये है कि आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। खर्च के जाल से बचने के लिए आपको आय और लंबी अवधि के धन के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है। आय धन का एक ऑब्वियस कंपोनेंट होता है, लेकिन ये एकमात्र फैक्टर नहीं होता है। बहुत से लोग किसी भी समय धन को अपनी कुल नेट वर्थ के रूप में देखते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो धन को अपनी बैलेंस शीट पर इक्विटी के रूप में माना जा सकता है, आपकी संपत्ति माइनस देनदारियां। लंबी अवधि के लिए सोचना ही एकमात्र धन संचय करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, चाहे आपकी आय का स्तर कुछ भी हो। लंबी अवधि के धन के लिए कई कारण होते हैं और वो सभी के लिए अलग अलग होते हैं। फिलहाल नेशनल मिशन के तौर पर काम करने के उद्देश्य से इस वेबिनार को लखनऊ की आम जनता के लिए रखा गया है, ताकि उनमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर बेहतर समझ डेवलप हो सके। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब इंडिपेंडेंस के लिए भारत ब्रिटिश शासन से लड़ रहा था तो हम में से तब कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन हमें इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा है और इससे जुड़ी कई कहानियां हमने सुनी भी हैं। लेकिन अब वक्त है कि हम एक जागरूक युवा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां समझें और अपने धन और इससे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बेहतर समझ डेवलप करें। इस वेबिनार के माध्यम से आज हम कई पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि वित्तीय स्वतंत्रता क्या है, बेहतर भविष्य की योजनाएं कैसे बनाएं और FIR जिसे फाइव कहते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं लखनऊ के बारे में। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये शासन, प्रशासन, शिक्षा, वाणिज्य, एरोस्पेस, वित्त, फार्मास्यूटिकल्स, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, संस्कृति, पर्यटन, संगीत और कविता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तर प्रदेश का इतिहास ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में देश के इतिहास के साथ साथ चलता रहा है, लेकिन ये भी सर्वविविध है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राज्य के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भक्त खान, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, मौलवी लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध चिकनकारी काम पूरे शहर में, विशेष रूप से हजरतगंज, अमीनाबाद और चौक के बाजारों में देखा जा सकता है। गली के कोने वाले स्टॉल से लेकर 5 सितारा होटल्स तक विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें टुंडे कबाब जग प्रसिद्ध हैं। और आज के विषय पर वापस आते हुए, जिसके जरिए हम एक नेशनल मिशन की तरह वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित अपना ध्यान कर रहे हैं, इस 90 मिनट के वेबिनार में हमारे साथ बेहतरीन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे जो हमें इस विषय से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। और ऑडियंस में आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों से Q&A सेशन में पूछें, जो कि पैनल डिस्कशन के अंत में होगा। आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे मुख्य वक्ताओं से। सबसे पहले मोहित गुप्ता, को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड।
इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट बार्कले यूएस से करी। He started Infinity FinServe in the year 2004. 2004 में इन्होंने शुरुआत की इस कंपनी की। एसआईपी को लेकर जागरूकता की शुरुआत इन्होंने 2004 से ही करना शुरू कर दिया था। एक बहुत अहम जानकारी कि Infinity has attained its position what it is today, a leading financial distribution house catering to almost 5,000 individuals, having an asset base of approximately 400 crore rupees in MF and a total asset base of approximately 700 crore rupees asset classes. मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी दूसरी वक्ता है, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन स्मृति जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी दूसरी वक्ता है अल्पा शाह जी, जो कि ऑथर, सोशल एंटरप्रेन्योर, कीनोट स्पीकर एंड फाइनेंस प्रोफेशनल है। अल्पा जी ने टाटा और एसबीआई सहित विभिन्न कॉर्पोरेट्स में 25 से अधिक वर्षों तक काम किया है। वो एजुकेशनल इनिशिएटिव, फाइनेंशियल अवेयरनेस ट्रेनिंग का नेतृत्व करती हैं, जिसके तहत उन्होंने व्यक्तिगत वित्तीय साक्षरता पर 3 लाख से अधिक कॉर्पोरेट कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाया है। इन्होंने सऊदी अरेबिया में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भी चलाया है। अल्पा जी एक सुप्रसिद्ध इन्होंने किताब भी लिखी है, एवरी वुमन शुड इन्वेस्ट, जिसका प्रकाशन CNBC TV 18 ने किया है। अल्पा जी फ्रीडम फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। अल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे तीसरे वक्ता हैं आज के श्री ललित शर्मा जी, जोनल मैनेजर इन्वेस्टर एजुकेशन नॉर्थ, आदित्य बिरला सन लाइफ EMC लिमिटेड। आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करते हुए ये कहना चाहूंगी कि हम आपकी उपस्थिति के लिए आभारी हैं। और हमारे साथ इस वक्त ऑडियंस में जो लोग इस वेबिनार में हिस्सा ले रहे हैं, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैट बॉक्स को यूज करें और इस वेबिनार से जुड़े सवाल हमें भेज सकते हैं, जो कि हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे इस वेबिनार के अंत में। तो चलिए अब इस वेबिनार को व्यक्तिगत रूप से शुरू करते हुए मैं अब मिस्टर ललित शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के इस प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए प्रेजेंटेशन रखें और सभी वक्ताओं के लिए पैनल डिस्कशन के लिए चर्चा को खोलें। बहुत धन्यवाद स्मृति जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अल्पा जी और मोहित जी का हम लोगों को आज इस शुभ अवसर पर ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जैसे स्मृति जी ने बताया कि हम लोग आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस, जो कि इसी हफ्ते के एंड में आएगा। और इसी इसको एक मास मिशन लेते हुए हम लोगों ने सोचा कि इस 15 दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे हम लोगों तक पहुंचे। तो प्लान ये हुआ कि हम लोग 100 से ज्यादा प्रोग्राम, करीब 100 प्रोग्राम हम करेंगे इन 2 हफ्तों के बीच में। तो आज का प्रोग्राम भी इसी एक सीरीज का एक पार्ट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही क्यों? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हमने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग पिछले 7 सालों से हमारी कंपनी ने 10,000 से ज्यादा प्रोग्राम्स को अचीव किया है। 10,000 से ज्यादा प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं पूरी कंट्री में, एंड ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स को हम डायरेक्टली रीच आउट कर चुके हैं। अल्पा जी ने भी काफी योगदान दिया है इस जर्नी में। तो हमारा मकसद ये है कि अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है हमारे देश की जो फाइनेंशियल, जो साक्षरता मिशन, जो आर्थिक साक्षरता मिशन है। हम 75% से ऊपर हम साक्षर तो हो चुके हैं, जिसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं, लेकिन आर्थिक साक्षरता जो हमारी दर है, जिसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी रेट बोलते हैं, वो अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। एंड व्हाट इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ज्यादा बेहतर टॉपिक कोई हो नहीं सकता था, कोई थीम हो नहीं सकता था। तो जिसके लिए आज का हमारा प्रोग्राम जिसके ऊपर आधारित रहेगा, पहले 15-20 मिनट मैं आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। उसके बाद हमारे विशेषज्ञ जो हमारे आज के अतिथि हैं, उनके साथ हमारा एक चर्चा होगी, जिसमें हम लोग बहुत अलग पहलुओं पे बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। एंड प्रोग्राम के अंत में स्मृति जी आपके क्वेश्चंस को रखेंगी पैनलिस्ट के सामने। तो इजाजत चाहूंगा सबसे फॉर शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन। स्मृति जी, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ इट इज विजिबल? राइट, एब्सोल्युटली। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की परिभाषा क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति
के पास इतने रिसोर्सेस हैं, इतना फाइनेंस है, यानी इतने पैसे हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके, जितने उसके फाइनेंशियल गोल्स हैं, जितने उसके ड्रीम्स हैं, उनको बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी के उनको अचीव कर सके। ये इसकी डेफिनेशन है जो हम लोगों को, जैसे हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है क्या। एक चॉइस है, दो व्यक्तियों के बीच में चॉइस है कि ये एक ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ है जिसमें हम कभी पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज हम अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं लेकिन पैसे को फॉलो करने के लिए, पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्टेज होती है जब आप पैशन को, जो आपका इंटरेस्ट है, उस चीज को काम करते हैं जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आप थकते नहीं हो, जिसमें आप टाइम नहीं देखते हो, क्लॉक को नहीं देखते हो, घड़ी को नहीं देखते हो। तो ये चॉइस भी हमारे पास है कि जब तक आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, जब तक फाइनेंशियल बैकअप नहीं मिलेगा, तब तक इस पैशन को फॉलो करना, या हर एक इंसान के जीवन में इस तरीके का कुछ ना कुछ शौक होता है, या कोई ऐसा होता है जिसको लगता है यार काश मेरे को ये 24 घंटे ऐसे स्ट्रेसफुल नौकरी ना करनी पड़े, काश मैं कुछ ऐसा फॉलो कर पाऊं। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही कुछ फॉलो करना है। जैसे अभी मोहित जी के बारे में हमें पता चला है कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। आई थिंक जब वो बात करने आएंगे तो शायद वो बताएंगे कि इसके पीछे उनका इंस्पिरेशन क्या था। जरूर उनका कुछ ना कुछ पैशन रहा होगा। तो पैशन हमेशा पैसे से नहीं रिलेट होता, बट यस, एक स्टेज जरूर है जब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। दिस इज व्हाट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ऑल अबाउट। एंड हर इंसान को, चाहे वो किसी भी स्टेज पे है, हर इंसान का ये सपना जरूर होता है, चाहे वो कॉन्शियस माइंड में हो या सबकॉन्शियस माइंड में हो। और हमारा ये संदेश आपको है कि आज के प्रोग्राम के बाद आपको ये प्लेज जरूर लेना है कि आपको अपनी लाइफ टाइम में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पानी ही है। हमारी कंट्री में जो हमने एक सर्वे कराया, कॉल अप इंडिया करके एक HR कंसल्टेंसी कंपनी है, गैलप इंडिया, उसने पाया कि इंडिया में 95% लोग जो हैं वो अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करते हैं। 95% लोग अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करते हैं। उनके लिए उनके बच्चे उनका रिटायरमेंट प्लान है, बिकॉज वो सारा का सारा, मैंने देखा है कि लोग अपना रिटायरमेंट फंड निकाल के, सब कुछ घर बेच के, खेती बाड़ी की जमीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई कराते हैं, या फिर उनको उनके घर बनाने तक में कई लोग अपना पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए, अपने जो पोस्ट एक सेकंड इनिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए वो कभी पैसा नहीं करते। ये हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेडिशन है कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं पैसा। लेकिन एट द सेम टाइम ये सर्वे में आया है कि हमारी प्रायोरिटी अपने लिए नहीं होती। तो ये एक संदेश जरूर आपको आज लेके जाना है, अपने मन में रखना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर एक इंडिविजुअल का गोल होना चाहिए खुद के लिए। फायर प्रोपोनेंट क्या है, फायर कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये हमने हमारी प्रमोशंस में भी आपने देखा होगा और सबने सुना होगा कि फायर क्या है। फायर एक कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। 1992 में बेस्ट सेलर योर मनी योर लाइफ एक बुक थी, उससे ये निकल के आया। लेकिन उस टाइम इसको इतना मोमेंटम नहीं मिला, इतना सीरियसनेस आया नहीं। लेकिन अब स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, US, यूरोप, वहां पे ये फायर कंपोनेंट क्या है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बाय रिटायरिंग अर्ली। अब जो यूथ है, जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, मिलेनियल्स भी नहीं उनको बोलना ठीक रहेगा, अब ये जो जेन ज़ी यूथ है, उनका एक कॉन्सेप्ट ये है कि अब मैं 60 साल या 65 साल में अपनी जिंदगी के नहीं बिता सकता सिर्फ कमाने के लिए, कि मेरी जिंदगी के 60 साल निकल जाए, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं उसके बाद मैं जिंदगी जीऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, कि ये अब जितनी जल्दी कमाना शुरू करते हैं, उतनी जल्दी ये सेव करना, उतना एग्रेसिवली सेव करते हैं। आप देख रहे हैं 50% के आसपास, 50 से 70% दे आर ट्राइंग टू सेव, एंड एट द सेम टाइम 40 के आसपास दे आर ट्राइंग टू टारगेट देयर रिटायरमेंट। मतलब 40, 41, अंडर 45 दे वांट टू रिटायर एंड दे वांट टू लिव देयर लाइफ। इतना पैसा वो जमा करना चाहते हैं कि उनके एक्सपेंसेस हैं वो मीट हो जाएं, और जो पैसिव इनकम है, अपने पैसे से आपको इतना पैसा कमाना हो जाए जिससे कि आपको जल्दी रिटायरमेंट हो जाए। बिकॉज धारणा ये है, मानसिकता ये है, कि सोच ये है कि 60 के बाद, 65 के बाद आप फिजिकली इतने एक्टिव नहीं रहते कि आप पैशन फॉलो कर पाए, आप दुनिया को घूम पाए, आप डिफरेंट चीजें एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो आइडिया ये नया आ चुका है कि I have to have achieve financial independence by retiring early so that I can live my passion, I can live my other stuff. मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को भी फॉलो करना है, बट कोई भी चीज अगर
धीरे धीरे फॉलो होती है। तो हमारे यहाँ पे भी जो हम जो सर्वे हम कर रहे हैं अभी जेनजी और कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, उनका भी अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल गोल, आई मीन 10 में से 5 लोगों का जो रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स ये होता है कि आई वांट टू सी द वर्ल्ड, आई वांट टू डू समथिंग फिलैंथ्रोपिकल, आई वांट टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। तो ये आप करेंगे कब, कैसे करेंगे? जब तक आपके पास खुद इतना एनफ नहीं होगा तब तक आप ये सब नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली ये सोच भी पनप रही है कंट्री में, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। एट द सेम टाइम रूल्स क्या है, बेसिक इन्वेस्टमेंट रूल्स क्या है, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली जब प्लान करना है तो ये 50-30-20 आपने देखा है, और ये 50-30-20 कोई बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक या ऐसा कुछ हो नहीं है। यू कैन एडजस्ट टू इट। सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है आपने कि जो 20% है, 20% जिसको हमने सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, ये मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, बट अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अब ये बढ़ेगा कैसे? इसको बढ़ाने के लिए आपको किसी न किसी ऊपर वाले कंपोनेंट में से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चाहे 30% आपके इंटरटेनमेंट, ईटिंग आउट, हॉबीज जिसको हम वांट्स बोलते हैं, उसमें से आप कम करके 20 को 30 बनाएंगे, 20-25 बनाएंगे, या फिर जो आपके स्पेंड्स हैं, इनकम बेसिक नेसेसिटीज, उसमें आप कहीं ना कुछ वो करेंगे। दिस इज आपके हाथ में है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया चॉइस आपके हाथ में, बट 50-30-20 तो आपकी इक्वेशन होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी है। यू नीड टू हैव सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ when it comes to your money management. Now 3 basic rules of investment, ये हम during हमारे पैनल डिस्कशन में भी बात करेंगे, बट ये 3 चीजें हर एक इन्वेस्टर को हमेशा अपने मन में रखनी है, हमेशा अपने एक्टिविटी में रखनी है विद रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। जो कि पहला है एसेट एलोकेशन, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एसेट एलोकेशन करना है। आप एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगा सकते, आपको हर तरीके की चीज में पैसा डालना है, बिकॉज मार्केट कभी भी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को फेवर नहीं करती है। मार्केट मल्टी डायरेक्शनल है, मार्केट वोलेटाइल है। मार्केट कभी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फेवर करेगी, कभी दूसरे सेगमेंट को फेवर करेगी। आप लोगों को एसेट एलोकेशन करके इस तरीके से रिटर्न बनाने हैं ताकि आपका जो गोल है, वो ऑब्जेक्टिव है, जो पूरा हो सके। मोहित जी और अल्पा जी से भी हम पैनल डिस्कशन में इसके बारे में जानेंगे। रीबैलेंस योर इन्वेस्टमेंट, रीबैलेंस जैसे हम लाइफ करते हैं अपनी टाइम एंड प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, हर एक चीज में हम फैमिली टाइम हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट को भी रीबैलेंसिंग की जरूरत होती है जब जब टाइम आता है। बिकॉज कभी मार्केट ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, कभी मार्केट ऐसा होता है कि आपको बहुत लॉस नजर आ रहा होता है। ये ऐसी सिचुएशन है जब आपको कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना होता है, लेकिन एक जिसे हम कहते हैं एक्सपर्ट एडवाइजरी के थ्रू, किसी एक्सपर्ट की नजर में जो इस पर्टिकुलर चीज को करने में माहिर है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसकी देखरेख में आपको रीबैलेंसिंग भी करना होता है। एंड रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन का मतलब यह है कि बिना रिस्क लिए आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं पा सकते। बिना इन्वेस्टमेंट रिस्क लिए आपको कभी भी पैसा इतना ज्यादा अर्जित नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन आपके जमा पूंजी को खा जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क को एक्सपोज करना पड़ेगा पैसे को। लेकिन रिस्क मिटिगेशन का भी 4 स्टेजेस होती हैं। पहले आप उसको रिस्क को एक्सेप्ट करना सोचते हैं, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसको रिड्यूस करते हैं, फिर आप अवॉइड करना शुरू करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देते हैं बाय मींस एसेट एलोकेशन भी एक तरीके से रिस्क ट्रांसफर है। तो ये 3 चीजें आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में, जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी रखेंगे तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। इन तीनों चीजों के बिना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आई वुड से कि तुक्का लगेगा या चांस होगा आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत लंबी होती है। जब मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना है या फिर मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, वो जर्नी बहुत लंबी है। उस लंबी जर्नी के लिए तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। रिस्क मिटिगेशन से एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि बिना अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और कुछ रिस्की एवेन्यूज में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन रिस्की एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्लाइंड रिस्क लूंगा। रिस्की एवेन्यूज का मतलब ये है कि मैं कैलकुलेटेड और समझदारी से रिस्क लूंगा, सो दैट मैं उस रिस्क को मिटिगेट कर सकूं। साइंस क्या है कि मतलब समटाइम्स हमें पता नहीं होता है कि हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में, या अगर मुझे पता है कि मुझे इस एज तक अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए, तो क्या साइंस मुझे देखनी चाहिए। पहली चीज कि मेरे पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं है, मैंने इमरजेंसी फंड का प्रोविजन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि
कोविड टाइम में भी हमने देखा है कि जब एकदम से आपकी इनकम फ्लोज रुकती हैं, आपकी सैलरी कम होती है या आपकी नौकरी चली जाती है या कुछ भी बिजनेस में लॉस होता है, एनीथिंग जिसमें आपका रेगुलर इनकम फ्लो रुक जाता है, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना एक्सपेंसेस, जो नेसेसिटी एक्सपेंसेस है, वो निकाल सकें, आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। ये एक बहुत जरूरी, इसका हम ऑब्वियसली बहुत टाइम से हम बताते जरूर आ रहे हैं, लेकिन इसका जो महत्व है ये कोविड टाइम के दौरान जरूर पता चला है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो। जब तक आपके स्पेंड पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी पैसे आ रहे हैं तो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल में नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप कितना पैसा खर्च कर देते हैं, दैट इज नॉट द राइट साइन। यू शुड हैव कंट्रोल ऑन इट। आप कौन सी चीज खरीद रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो आप खरीद पा रहे हैं, दैट्स अ साइन दैट यू आर हैविंग गुड हैंड्स ऑन योर मनी। आप पैसा सेव कर रहे हैं बावजूद खर्चने के। आपके पास बड़ी परचेज के लिए भी प्लान करने का आपके पास औचित्य है कि मैं घर खरीद लेता हूँ या मैं बाहर घूम आता हूँ, एनीथिंग जिसमें ज्यादा मोटा पैसा खर्च करना है, तो आपके पास व्यय वित्ताल है, आप सोच सकते हैं। यू कैन पे योर बिल्स एवरी मंथ, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपका कंजम्पशन है आप उसको बिल को आराम से पे कर रहे हैं। आपके पास स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम है और आप इन्वेस्ट रेगुलर कर रहे हैं। अगर ये कुछ एक साइंस हैं जो आप अगर अज्यूम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में है आपके साथ अभी इस टाइम, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में चल रहा हूं और मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा लूंगा विद डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ये 10 स्टेप्स हमारी तरफ से आज आपको हम एज अ की टेक अवे देके जा रहे हैं, जिसमें जो आपको रखने हैं अपने दिमाग में, जहन में, अपनी प्लानिंग में, जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखेंगे कि ये 10 स्टेप्स या 10 फाइनेंशियल हैबिट्स अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे पहली चीज, आपको बजट प्रिपेयर करना है और उस बजट को मंथली फॉलो करना है। बिना बजट के आप कभी भी अपने फाइनेंशियल के ऊपर अवेयर नहीं हो पाएंगे या आपके फाइनेंशियल्स आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। बड़ी कंपनी से लेकर के एक आम इंसान को भी बजट की जरूरत पड़ती है। आपका कोई भी खर्चा हो, कोई भी लेवल की आपकी कमाई हो, आपको बजट बनाना ही है। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी इनकम है, ये मेरी स्पेंड्स है और ये मेरी सेविंग्स है। ये आपका डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। अनटिल अनलेस ये नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना सेविंग्स कर रहे हो, वो ट्रैक में है कि नहीं है, या आप कितना खर्च कर देते हो। समटाइम्स बिना सोचे समझे हम खर्च कर देते हैं और बाद में उसकी, अभी जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें क्या है कि जो न्यू जनरेशन है दे लिव इन क्रेडिट। उनका, क्योंकि आज तो आप क्रेडिट कार्ड पे या 5% या 100 रुपए देके भी आपको फ्रिज, टीवी, जो मर्जी आपको लेना है आप ले सकते हो, और आप साल 2 साल की EMI लगा दो, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करो और 2-3 साल की SIP लगा दो, EMI लगा दो। प्लीज रिमेंबर, जब आप इस तरीके का खर्चा करते हैं तो आप अपनी फ्यूचर इनकम को भी खर्च कर देते हैं। जो इनकम आपके पास अभी आई नहीं, आपने उसको एडवांस में खर्चा कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड फ्रॉम अकाउंटिंग पर्पस कि आपके पास इनकम आई नहीं है और आपने पहले ही उसका खर्चे का प्रोविजनिंग कर दिया है, वो आएगी बाद में, पहले ही उसकी डेबिट डेट लगी हुई है आपके अकाउंट में। अंडरस्टैंड, जब तक जरूरत ना हो स्प्लर्ज नहीं करना है हमें। ये जब तक आप बजट नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। पे योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज ऑन टाइम। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये एक बहुत इमरजेंसी में बहुत काम आने वाली चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इसके ट्रैप में नहीं फंसना है। अनटिल अनलेस आपको अपना क्रेडिट कार्ड स्कोर भी अच्छा रखना है, वो आपको आने वाले समय में जो गुड EMIs होती हैं, जो अच्छे लोन्स हैं, जो आपको जरूरत है उसके लिए काम आएगा। लेकिन डोंट फॉल इनटू अ ट्रैप कि आप 10% जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पे करके फिर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हाई इंटरेस्ट ट्रैप में फंसते चले जाने। बिकॉज आई हैव सीन मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स जिनको ये स्वाइप की आदत पड़ जाती है। उनको लगता है कि पैसे तो आ ही जाएगा, बिकॉज आप प्रोविजनिंग कर लेते हो जो भी आपको फ्यूचर में पैसा आने वाला होता है, तो उसका खर्चा पहले ही कर देते हो। बट दैट डजंट मीन कि आप एडिशनल खर्चा करें, अपने ही पैसे को महंगा बना दें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव मनी। अवॉइड इट। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कोविड ने इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी। अर्लियर हम बोलते थे 3 से 4 महीने का आपके पास पैसा होना चाहिए जो आपका मंथली एक्सपेंसेस या बेसिक एक्सपेंसेस करता रहे, लेकिन कोविड के दौरान अब ये डेफिनेशन चेंज हो चुका है। 6 महीने से 12 महीने तक आपके पास इतने पैसे आपके पास पड़े होने चाहिए लिक्विड
कंडीशन में कि कभी भी आप निकाल सकें उसको, क्योंकि इमरजेंसी का कोई पता नहीं कभी भी आती है, एंड नो वन कैन एंटिसिपेट और नो वन कैन प्लान फॉर इट। आपको कंटिजेंसी फंड बनाना ही है। बी अवेयर ऑफ नीड्स एंड वांट्स, दिस इज अगेन समथिंग, इसका तो एक एक फिलॉसफी है जो कि हम बोलते हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि आप अगर अवॉइड कर सकते हैं कोई अपनी वांट को आज, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको बेटर रिजल्ट मिले। तो इसी का मतलब है कि नीड्स एंड वांट्स की मेरे को कुछ चाहिए। अगर मेरे पास एक छोटी गाड़ी है और मेरा पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आया, तो शायद मेरे दिमाग में कुछ चलता रहेगा कि मैं भी बड़ी गाड़ी ले आऊं, बट छोटी गाड़ी आपकी काम कर रही है अच्छे से, आपको उसकी जरूरत नहीं है बड़ी गाड़ी की। बट टेम्पटेशन ऐसी चीज है कि आप फॉल कर जाते हो उसमें। तो उस दौरान एक मार्शमैलो करके एक आपने सुना होगा, एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें बच्चों को बिठाया गया और एक बच्चे को दिया गया एक मार्शमैलो खाने के लिए, और दूसरे को बोला गया कि अगर आप 2 घंटा वेट कर सकते हो तो आपको 5 मार्शमैलोस मिलेंगे। तो ये पाया गया है कि कुछ एक बच्चे जिनके पास बिल्कुल भी वो नहीं था, पेशेंस नहीं था, उन्होंने तो फटाफट अपना अपना एक लेके खा लिया। लेकिन कुछ एक बच्चों ने जिन्होंने वेट किया उनको 5-5 मिले, एंड देन दे स्टडीड देयर बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ 20 to 30 years। तो उनको ये पाया गया कि जिन बच्चों ने अच्छा पेशेंस दिखाया था, दे हैव डन वेरी वेल इन देयर लाइफ्स। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको बहुत और चीजों में भी, बिहेवियरल फाइनेंस में भी और बिहेवियरल एस्पेक्ट में भी बहुत फायदा करता है। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को जरूर अपनाइएगा। ये फाइनेंशियल प्लानिंग की और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए बहुत बड़ा एक टूल है। जब भी आपका मन करे कि अरे ये बहुत टेम्पटेशन है, ये मुझे खरीदना ही है, ये खरीदना है, जस्ट फॉर अ सेकंड पॉज करें और सोचें कि अगर ये मैंने नहीं खरीदा तो क्या कल सुबह मेरी जिंदगी बहुत चेंज हो जाएगी। अगर आपकी जिंदगी चेंज होती है उससे, डोंट वेट, बाय इट, बिकॉज पैसा आप कमा रहे हैं खर्चने के लिए, अपनी जिंदगी से सेटिस्फैक्शन लेने के लिए। अगर खर्चेंगे नहीं तो फिर कौन खर्चेगा। लेकिन अगर वो आपको बोलती है कि यार कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, लाइफ वैसी की वैसी रहेगी, डोंट स्पेंड, बिकॉज दैट मनी इज यूजफुल व्हेन यू विल अचीव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब आपको काम नहीं करना, जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको पैसे कमा के देगा। यूज दीज टूल्स। एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस, आई हैव सीन, कोविड-19 ने भी दिखा दिया है, आप जितना मर्जी पैसा जमा कर लो, जितना मर्जी वेल्थ क्रिएट कर लो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप बीमार हुए या ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो जितनी वेल्थ है आपकी सारी खत्म हो जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने भी होंगे। इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा प्लान आपके पास होना चाहिए जो कि आपको किसी भी आपदा से, डोंट थिंक ये एक्सपेंस है, इसको आप एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा, इसको प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा कि मेरे को जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है, ये प्रीमियम जाता है अच्छा है, ना जरूरत पड़े अच्छा है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो एटलीस्ट मेरी वेल्थ में से मुझे झटका नहीं लगेगा, मेरी वेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगी। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, लेकिन इसको स्पेंड समझ लेते हैं, इसको एक्स्ट्रा खर्चा समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जरूरत है। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात सोचते हैं, हम अपने लव्ड वंस के बारे में भी सोचते हैं। हम ज्यादातर जो हम काम करते हैं या पैसा कमाते हैं अपने लव्ड वंस के लिए कमाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनी अनटुवर्ड रीजन अगर हम नहीं हैं दुनिया में, तो हमारे जो घर वाले हैं वो स्ट्रगल करें, तो उनका लाइफस्टाइल कितने मेंटेन होगा, उतने का मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस टर्म भी होना चाहिए। स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्ट अर्ली। जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं उनको तो यही मैसेज दूंगा कि जिन से आपकी सेविंग शुरू हो जानी चाहिए और उस दिन से आपकी इन्वेस्टिंग शुरू हो जानी चाहिए। डोंट वेट, बिकॉज जब आप समय और धन दोनों मिला देते हो ना, तो आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। समय के साथ साथ जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, इट क्रिएट्स मैजिक, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ वेल्थ फॉर यू। एट द सेम टाइम यूज इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन, बिकॉज हर एक इन्वेस्टमेंट का जो थंब रूल है वो रियल रिटर्न कमाना है। रियल रिटर्न होता है कि जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है, सपोज 8% मिल रहा है और महंगाई की दर 6% है, तो आपने रियल रिटर्न 2% कमाया। हर एक इन्वेस्टमेंट में आपको रियल रिटर्न देखना है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही ऐसी चीज है जो कि असल मायने में आपको रियल रिटर्न कमा के देती है जब आप इन्फ्लेशन या महंगाई दर से उसको एडजस्ट करते हो। तो इक्विटी कंपोनेंट आपको जरूर रखना है अपनी इन्वेस्टमेंट में। अनटिल अनलेस आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट रखेंगे, आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपको मिलेगा ही नहीं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न लेने के लिए महंगाई दर को आपको मद्देनजर रखते हुए रिटर्न कमाना है।
तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम होम इज वेयर योर हार्ट इज का मतलब है कि दो हम रेकमेंड करते हैं कि 2 गुड EMIs या 2 गुड लोन आपके पास आप ले सकते हैं। वन इज होम लोन बिकॉज दैट इज ऑल्सो एसेट, वो एसेट क्रिएट करता है। सेकेंड इज योर एजुकेशन लोन, वो भी जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो आप आगे चल के ज्यादा कमाने की कैपेबिलिटी बनाते हैं अपनी। तो ये 2 लोन के अलावा, 2 EMIs के अलावा आपके पास कोई EMI नहीं होनी चाहिए। एंड अनदर रूल इज कि आपकी EMI 30% ऑफ योर इनकम नहीं होनी चाहिए। बैंक्स आपको आपकी कमाई का 50-60% दे देगा, लेकिन 50-60% का मतलब है कि जब तक आपका लोन चलता रहेगा, जब तक अब आपकी कमाई उतनी नहीं बढ़ेगी, आप सेविंग्स की विंडो खत्म कर देंगे। जब तक आप सेविंग्स नहीं चलाएंगे, तब तक आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा और पैसा कितना इकट्ठा ही नहीं होगा कि आप कल को अपना होम लोन खत्म भी करने की कैपेसिटी रखें। तो इंश्योर 30% से ज्यादा आपकी EMI ना हो तो अच्छा है। एंड 10th जो आपका जो की टेक अवे है कि SIP रूट आपको जरूर अपनाना है, और SIP के साथ साथ स्टेप अप SIP अगर आप अपनाएंगे तो अच्छा आप वेल्थ क्रिएट करने की पोजीशन में होंगे। इसके साथ ही मैं इसको समराइज करूंगा कि इन्वेस्टमेंट मंत्रा जो हमने आपको बताए कि आपको एसेट एलोकेशन ध्यान में रखना है, आपको रीबैलेंसिंग ध्यान में रखना है, और आपको रिस्क मिटिगेशन को ध्यान में रखना है जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। 50-30-20 रूल हमेशा ध्यान में रखिए। बजट के बारे में 20% मिनिमम होना चाहिए आपका सेविंग। अगर आप उसको बढ़ा सकते हैं बाय कॉम्प्रोमाइजिंग सम पार्ट फ्रॉम 50% या 30% में से ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज वो आपके वांट्स हैं, दैट इज बी वेरी गुड। एंड फायर प्रोपोनेंट सब में होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना हम सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए as an individual. So with that, thank you very much everyone for watching and being participating this particular program. I will hand over to Suniti ji to call on the panel discussion. बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपने प्रेजेंटेशन बखूबी रखा। आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी के बारे में बताया, आपने 50-30-20 बजटिंग रूल, मंथली बजट प्लानिंग, डिलेड ग्रेटिफिकेशन अपनाना और वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोटेक्शन जैसे तमाम पहलुओं पर बात करी, और सब कुछ ऑलमोस्ट एक ब्रीफ में ऑडियंस को मुझे लगता है आपने पूरी किताब समझा दी। उसी नोट पे इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं पैनल डिस्कशन की शुरुआत करूंगी। मेरा पहला सवाल रहेगा अल्पा शाह जी से कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए जो रिस्क होते हैं, ऐसे कौन से रिस्क होते हैं जिससे केयरफुल रहना होता है? व्हाट आर द रिस्क दैट वन शुड बी वेरी ऑफ व्हेन ट्राइंग टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? अल्पा जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया है। और स्मृति जी, आप लखनऊ के बारे में लखनवी कुर्ता कैसे भूल गई? आई थिंक आई लव देम टू वेयर। और हालांकि आपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बहुत सारी बातें करी, पर हमारे साथ भी 2 फाइटर्स बैठे हुए हैं पैनल डिस्कशन में जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत जोरदार कोशिश कर रहे हैं। और मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और कुडोज है उनको कि भाई वो भी तो हमें एक प्रकार का फ्रीडम ही दिलवाने वाले हैं। सो थैंक यू ललित जी, मोहित जी, आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन होके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। स्मृति जी का सवाल जो है वो है रिस्क के ऊपर। तो रिस्क तो मैं क्या बताऊं स्मृति जी, हम कहाँ नहीं लेते हैं। जब हम रोड क्रॉस करते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, स्कूल बस में बिठाते हैं, आप कोई भी चीज ले लीजिए, कहाँ पे रिस्क नहीं है? हर जगह है रिस्क। पर जब हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली 3 प्रकार का रिस्क होता है। एक होता है मार्केट रिस्क, दूसरा है क्रेडिट रिस्क, और तीसरा जो है वो है अपना लिक्विडिटी रिस्क। अब मैं यहाँ पे काफी हद तक मुझे पता है लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट रिस्क जो है ना वो सबसे बड़ा डरावना और खतरनाक है, पर ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली लिक्विडिटी रिस्क जो है ना स्मृति जी, वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। सो जब भी आप लोग अपना पैसा निवेश करते हो, प्लीज एक बात का जरूर ध्यान रखना कि भाई अगर आपको इमरजेंसी फंड तो है ही है, जैसे कि ललित जी ने समझाया कि आपको इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो म्यूचुअल फंड से बेहतर तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छा है उसमें एक फीचर। लेकिन अगर आपने अपना पैसा कहीं ऐसे लगा दिया है
जहां पे आप 10 साल 15 साल तक लॉक इन में डाल दिए और आप ले ही नहीं सकते हो, तो ये बड़ा गड़बड़ है ना स्मृति जी। सो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा और बड़ा रिस्क जो है वो है लिक्विडिटी रिस्क का। मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क भी है, पर वो बाद में आता है। और मेरा ये सबसे एक विनती है कि आप लोग सब कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख जाइए, उसके बगैर आप पैसा बिल्कुल नहीं बना पाओगे। और हर जगह हम जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो समझदारी से निवेश के वक्त भी हम एक सोच समझ के लिया गया जो रिस्क है वो रिस्क नहीं माना जाता। बखूबी आपने बताया कि म्यूचुअल फंड एक बहुत बेहतर विकल्प है, और जो रिस्क की बात की, लिक्विडिटी रिस्क एक बड़ा रिस्क है, उसको मद्देनजर म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर विकल्प है लोगों के लिए। मोहित जी, आपसे सवाल है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ एन इन्वेस्टर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन्वेस्टर के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? First of all, thank you so much, Smriti ji, for a wonderful introduction you did about me. And thank you, Alpa ma'am, Lalit sir, for giving us this opportunity. दैनिक जागरण और आदित्य बिरला सन लाइफ का फैंटास्टिक इनिशिएटिव है, जहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो आई थिंक हम लोग कर रहे हैं कि यूथ के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, कि हमारी जो यूथ है वो अवेयर हो जाए एक अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, और एक पैसिव इनकम जिसे कहते हैं, एक होती है एक्टिव इनकम जो आपके रेगुलर इनकम फ्लो से आती है। ललित सर ने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत बखूबी एक्सप्लेन किया था, और जो 10 कमांडमेंट सर ने दिए हैं फॉर अटेनिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दे आर दी की कमांडमेंट्स आई वुड से। उसमें कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइक एज आई सेड, कि पैसिव इनकम अगर किसी की जनरेट हो जाती है या कोई बना लेता है जो कि उसकी एक्टिव इनकम को रिप्लेस कर सके। इफ अ पर्सन इज हैविंग अ सेकंड इनकम व्हिच इज लाइक, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंडे की सुबह आने से पहले संडे की शाम को डिप्रेशन में आ जाते हैं, अरे यार कल मंडे, फिर ऑफिस जाना है, फिर काम करना है। वो थॉट प्रोसेस, व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज उनको, वो जा रहे हैं ऑफिस, लाइक नहीं कर रहे हैं, बट वो जा रहे हैं बिकॉज उनको पैसा कमाना है, घर पे डिपेंडेंट्स हैं, उनके गोल्स ऐसे हैं जो उनको पूरे करने हैं। तो अगर हम लोग राइट फ्रॉम द डे वन, जैसा ललित सर ने बताया कि आपका जब पहला पे चेक मिले, आप तब से अपने एक सेविंग की हैबिट डाल दें। और मैं बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रिटीरेट दिस, कि मेरे फादर ने मेरी पहली सैलरी का, जब मैं मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह मैंने नोएडा में स्टार्ट किया था जॉब अपना, तो मेरी पहली सैलरी चेक से ही मोटिवेटेड मी कि तुम उसमें से कुछ एक मेजर पोर्शन सेव करो, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। मुझे सेविंग की हैबिट वहीं से आई, एंड देन आई वाज फॉर्चुनेट टू गो टू वर्क विद बार्कलेज, एंड वहां भी मैंने अपनी जो, आई ओपनड अ बैंक अकाउंट, जहाँ पे जब मेरी सैलरी फर्स्ट को आती थी तो 50% ऑफ माई सैलरी यूज्ड टू ट्रांसफर टू अनदर बैंक अकाउंट जिसका मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं था, मैंने कार्ड दिया था, डेबिट कार्ड। So from there the habit of saving developed. So the rule that sir said कि 50-30-20 रहता है, वहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमारा मंत्रा, मैं जो मोटिवेट करता हूँ यंगस्टर्स को और अपने इन्वेस्टर्स को, वो मैं 50-50 पे करता हूँ कि इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर अर्निंग यू मस्ट सेव एटलीस्ट 50% ऑफ योर इनकम। और आप ना अपने ये जो बिग ड्रीम्स जिसे कहते हैं, लाइक हैविंग अ बिग कार, अ बिग हाउस, गेटिंग इनटू अ बिग ईएमआई स्ट्रेस, वो थोड़ा डिले अगर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर आपको 40 साल या 45 साल की उम्र पे आप सोच रहे हैं कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपको सोचना ना पड़े अपने एक्टिव इनकम के लिए, और आप अपने पैशन को प्रमोट कर पाए, आप सपोज आर्टिस्ट हैं या आपको ट्रैवल पसंद है और आपको टेंशन नहीं है कि मुझे ऑफिस जाना है, सो फॉर दैट यू नीड टू सेव अ लार्जर पोर्शन ऑफ योर इनकम इन द फॉर्मेटिव ईयर्स। सो आवर मंत्रा इज income minus the saving should be your expense, it should not be other way around. So ये हम लोग मोटिवेट करते हैं और बहुत स्ट्रांगली अपने इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप 50% के आसपास सेव कीजिए। बाकी कंटिजेंसी फंड कोविड ने रीडिफाइन कर दिया है, उसकी डेफिनेशन लाइक पहले सर ने कहा जैसे 3-4 महीने सभी लोग सोचते थे, बट like people who have lost their jobs, people who have got pay cuts, they would be
दे आर विजुअलाइजिंग कि कितना इम्पोर्टेंट है कंटिंजेंसी फंड का अरेंजमेंट आपके पास होना. Proper insurance is definitely one should have a proper coverage in terms of medical, accidental and life as well. तो proper term insurance होना चाहिए. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बेसिकली यही मैं कहूंगा कि अगर आपने अपने सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को मद्देनजर रखते हुए इतना सेव कर लिया है कि आपको ये टेंशन नहीं है कि मैं अगर कल ऑफिस नहीं गया या मैं कल नहीं रहा या मैं कल काम करने लायक नहीं रहा या मैं कल ना जाऊं, व्हाटएवर, देयर कैन बी सो मेनी सिनेरियोज. एक जेनेरिक बात बता रहा हूँ. तो आपको कोई उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. यू शुड हैव अ सेकंड इनकम टू सपोर्ट यू. एंड दैट विद दैट मतलब बिरला का ये जो इनिशिएटिव है दैनिक जागरण के साथ ऑन इंडिपेंडेंस डे, इट गोज हैंड इन हैंड कि पूरे देश को हम लोग जागरूक कर पाए और मोटिवेट कर पाए. यही है मैम. बचत को लेके आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बचत बहुत ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है कि बचत होती क्या है। आय में से अपनी जो सुविधाएँ हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो और जो हमारी सेविंग्स हैं, उनके बीच में अंतर समझाना, मुझे लगता है कि युवाओं को इस वेबिनार से बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर ध्यान से इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो रूल्स बताए जा रहे हैं, अगर उन पे अमल कर लें तो मुझे लगता है सेविंग से इससे बेहतर कोई ज़रिया नहीं हो सकता समझने का। इसी बात पे ललित जी, आपसे मेरा सवाल है कि एट व्हाट एज शुड वन स्टार्ट सीरियसली थिंकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? क्योंकि आजकल तो बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ते हैं, नौकरी लग जाती है, पेचेक मिल जाता है। उसके बाद का जो होता है कि अब हम ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएँगे। बट वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने अपनी प्रेज़ेंटेशन में भी बताया। तो इस पर थोड़ा-सा हमें बताइए कि वो एज क्या होनी चाहिए? जी देखिए, अगर मैं आइडियल सिचुएशन बोलूँ तो दोबारा से मैं यही रिपीट करूँगा कि जिस दिन से आप कमाई शुरू कर दें, जिस दिन से आपको पेचेक मिल रहा है, उस दिन से ही आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ हो जाना चाहिए फर्स्ट स्टेप. लेकिन जो प्रैक्टिकली हमने पाया है कि नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, और कई बारी हमारे अंदर जिसे कहते हैं ना कि बिहेवियरल डिस्ट्रक्शंस होता है कि हम लोग डिसीजन ले ही नहीं पाते. हमें लगता है कि अभी इतने साल के बाद, क्योंकि एक ड्रीम होता है हर एक यंगस्टर का कि मैं नौकरी करूं और पैसा कमाऊं और देन आई शुड फील ओनरशिप ऑफ मनी. तो जब वो ओनरशिप आती है तो उसके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने में टाइम लग जाता है. वो आता है ना कि पावर के साथ यू शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, बट वो दोनों कॉम्बिनेशन आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. तो फिर देन धीरे धीरे सोशल ऑब्लिगेशन शुरू हो जाते हैं, कि शादी का प्रेशर एंड देन फैमिली का प्रेशर. तो देयर लॉट ऑफ स्टफ जिसकी वजह से ये डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाती है. बट स्टिल जो सीरियस स्टेप मुझे लगता है कि आपका एक थ्रेशोल्ड आपकी लाइफ में होना चाहिए कि यू शुड नॉट क्रॉस 30 years विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स टुवर्ड्स योर इंडिपेंडेंस. अगर आपने उससे ज्यादा डिले किया तो इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर, बिकॉज एज आई सेड कि आपने अगर टाइम नहीं दिया ना अपने पैसे को, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा ले ही नहीं पाएंगे. तो ठीक है, आइडियली द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग योर फर्स्ट पे चेक और आपकी इनकम होनी चाहिए, आपका ये फॉर्मूला लग जाना चाहिए. बहुत अच्छा मोहित जी ने बोला कि आपकी इनकम माइनस सेविंग्स शुड बी योर एक्सपेंसेस. पहले ही अगर वो निकाल देंगे तो आपका एक डिसिप्लिन बन गया. जो सेविंग्स है वो पहले निकाल लो, उसके बाद जो पैसा बचा आप उसको खर्च लो, नो प्रॉब्लम. बट आइडियली इट शुड बी द डे यू आर स्टार्टिंग योर फर्स्ट जॉब. एंड अगर बहुत ज्यादा मजबूरियां हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट बियॉन्ड 30 years, प्लीज डोंट डिले इट, बिकॉज डिलेड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. वो बाद में समझ में आता है जब देर हो जाती है, ललित जी. Yes. अच्छा, अलबा जी, एक सवाल है कि व्हाट रोल डज एन एडवाइजर प्ले इन हेल्पिंग यू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? एडवाइजर का कितना अहम रोल रहता है, कितना अहम किरदार रहता है? बहुत ही मेरे दिल के करीब वाला सवाल आपने पूछ लिया है स्मृति जी. बट बिफोर दैट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट मोहित जी, क्योंकि उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया वो इतना अच्छा दिया कि भाई जब आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा हो जाए तो आप सॉर्टेड हो. मीन्स बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है और ये बहुत दिमाग लगाने वाला स्टेटमेंट है. जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, और ललित जी ने भी जो बोला कि भाई 30 years, पर मैं तो बोलूंगी कि आपके पॉकेट मनी से भी बच्चों को हैबिट होनी चाहिए कि भाई आप कैसे अपना 500 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं.
मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो एक गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो है कि बच्चों को स्कूल कॉलेज में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि सीबीएसई ने अभी 6 स्टैंडर्ड से फाइनेंशियल लिटरेसी का सब्जेक्ट कंपल्सरी किया है जस्ट फ्यू डेज बैक, पर बाकी काफी सारे बोर्ड्स ने ये नहीं डाला है। मेरे ख्याल से ये इट शुड बी इन द डीएनए ओनली। आपको हैबिट होनी ही चाहिए कि भाई अगर मुझे 500 रुपया भी पॉकेट मनी का मिलता है तो मुझे 50 रुपया कहीं निवेश करना है। सो ये मेरे ख्याल से अगर आप बेसिकली अपने बच्चों को भी सिखाएं एज अ पेरेंट भी, तो फिर 30 साल मुझे नहीं लगता है सब फर्स्ट पे चेक से जरूर इन्वेस्ट करेंगे। और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने इतना काम किया है ये फर्स्ट पे चेक पे और इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स करी है, मुझे जरूर पता है कि वो कहीं ना कहीं पहुंच रही है लोगों में। और अब जो आपका सवाल है कि भाई म्यूचुअल फंड एडवाइजर कितना जरूरी है, तो ये सवाल ही मीन जरूरी है, इसमें कोई देयर इज नो डिस्कशन एट ऑल। पर हालांकि ये पैनल डिस्कशन है तो मुझे थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, पर इसमें कोई दूसरा थॉट प्रोसेस ही नहीं हो सकता है। देखिए, मैं खाना पका सकती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मैं झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कर सकती हूँ, आई एम अ सुपर वुमेन। लेकिन क्या मैं वो हर सारी चीजें करती हूँ? तो फिर पैनल डिस्कशन आपसे कौन करेगा स्मृति जी? फिर मैं उसी में उलझी रहूंगी ना पूरा टाइम। सो मेरे ख्याल से इवन इफ यू फील, जितने भी लोग सुन रहे हैं कि भाई मुझे पूरा नॉलेज है, मैं बहुत होशियार हूँ, फिर भी आपको मदद लगती है, मोटिवेशन लगता है, आपके पास टाइम नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए ही चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लीज, इवन इफ यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल, आई वुड से प्लीज हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको टाइम टाइम पे याद दिलाएगा कि भाई आपको ये करना बाकी रह गया है, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी है। दूसरी बात, जैसे हम क्रॉसिन खा के तो जिंदगी भर नहीं बीमारियों से जूझ नहीं सकते ना, तो आपको डॉक्टर लगता है, स्पेशलिस्ट लगता है, आपको जरूर फाइनेंशियल डॉक्टर भी लगेगा। और एडवाइजर जो है वो हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल डॉक्टर ही है। हर मर्ज की दवा है, हमारे जितने भी ड्रीम्स गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए सारी दवाइयां उनके पास है। तो मेरे ख्याल से हेल्थ इज वेल्थ एंड वेल्थ इज हेल्थ टू, क्योंकि आजकल मेंटल इलनेस के जितने केसेस है ना स्मृति जी, मैं तो दंग रह चुकी हूँ, और यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा। और एक रिसर्च पढ़ रही थी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो मेंटल पे स्टेबिलिटी पे और इलनेस पे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत होशियार है। उन्होंने बोला 90% यंगस्टर्स में मेंटल इलनेस दो चीजों की वजह से आ रहा है। एक पीयर प्रेशर, जेलेसी, कि भाई इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, और दूसरा रिलेशनशिप्स एंड मनी। ये अगर ये 2-3 चीजों में अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो आपको मेंटोर भी तो चाहिए ना स्मृति जी। आप अगर अपने पेरेंट्स से मेंटोरशिप नहीं लेना चाहते हैं पैसों के बारे में, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो आपको मदद कर सकता है, और वो है फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझे लगता है वो टैक्स प्लानर है, वो काउंसलर है, वो मेंटोर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, हर हर कुछ वो कर सकता है। सो मेरे ख्याल से नॉलेज, इट सेव्स टाइम, गोल्स, ड्रीम सब कुछ अचीव करने के लिए हमें फाइनेंशियल एडवाइजर की बहुत जरूरत है। मेरी खुद की भी फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, प्रायोरिटी देती हूँ। वो जो मुझे समझाती है वो मैं बहुत बार कर लेती हूँ, ज्यादा सवाल नहीं पूछती। कभी कभी रिटरेट करने की भी जरूरत होती है। हम जो सोच रहे होते हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर के, वो हमें मोटिवेट कर देते हैं। कई बार हम जो नहीं सोचते हैं वो हमें एक सोल्यूशन बता देते हैं। अल्पा जी, अच्छी बात आपने बताई कि जैसे कि एक डॉक्टर की जरूरत होती है लाइफ में, तो ये एडवाइजर्स आपका डॉक्टर्स का काम करते हैं आपके फाइनेंसेस में। ये बहुत अच्छी बात बताई। मोहित जी, जब हम फैमिली की बात हुई, हमारी एक्सपेंसेस की बात हुई, तो हाउ डू यू डू फाइनेंशियल टारगेट सेटिंग फॉर अ फैमिली? फैमिली के लिए फाइनेंशियल टारगेट सेटिंग किस तरीके से वो करनी चाहिए और होती है? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्पा मैम ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया रोल ऑफ एडवाइजर, रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, और एक जो सारथी जिसे कहते हैं। मतलब महाभारत में भी जो सारथी का रोल था वो हम सब जानते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट था पूरे इस हिस्टोरिक अपने एपिक में। सो
एक एडवाइजर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक दोस्त, मोटिवेटर, मेंटोर जो भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल फाइनेंशियल टारगेट सेटिंग, अचीवमेंट ऑफ गोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल एंड रियलाइजेशन ऑफ द लाइक गोल्स टू एन इन्वेस्टर. तो हम लोग लाइक एट माय कंपनी इन्फिनिटी फिनसर्व, लाइक वे बैक इन 2004 जब ये सब बातें इतनी पॉपुलर नहीं थी, जब लोग इन सब चर्चाओं में नहीं आते थे, हम लोगों ने तब से ये डिस्कशन स्टार्ट कर रखा है और तब से ये प्रोसेस स्टार्ट एक कर रखा है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि एक्चुअली जो रिटेल इन्वेस्टर है, लाइक वी आर अ स्पेशलिस्ट ऑफ रिटेल, सो उसको बेसिकली हमें मोटिवेट करना है, बताना है कि भाई ये तुम्हें टारगेट सेट करने की जरूरत है. क्योंकि क्या होता है, आदमी ना फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल टारगेट सेटिंग, बड़े बड़े वर्ड्स में घूम के रह जाता है, फंस जाता है, उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता. एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये मेरे टारगेट्स हैं, इस उम्र के पड़ाव पे मुझे ये जरूरतें आएंगी, और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उसको एक प्रोडक्ट चाहिए which is beautifully offered by mutual funds under the guidance, under the monitoring of SEBI. और सेबी ने इतना अच्छा काम किया है, रिस्कोमीटर इतना आसान बना दिया है, रिस्क डिग्री को डिफाइन करना सो इजी टू अंडरस्टैंड. तो एक बेसिकली फाइनेंशियल कंसल्टेंट का, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, लाइक वी आर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बाय एम्फी. सो हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम मोटिवेट करें अपने निवेशक को, बताएं कि भाई टारगेट सेट करो पहले, और टारगेट सेट करने के बाद प्रोडक्ट्स तो है ही हैं, प्रोडक्ट्स आर देयर. सो अभी आप देखिए पेनिट्रेशन क्यों कम है म्यूचुअल फंड्स का, बिकॉज पीपल गेट इनटू इन्वेस्टमेंट विदाउट रियलाइजिंग. उनको सिर्फ एक चीज दिखती है, रिटर्न अच्छा आ रहा है, दोस्त को रिटर्न अच्छा है, चलो इसमें लगा दो. वो दे डोंट आइडेंटिफाई, दे डोंट पेन इट डाउन. हमारी फ्रेटर्निटी ने भी बहुत अपने आप को एलिवेट किया है, बहुत ग्रेजुएट किया है, बहुत सीरियसनेस आई है इस पूरे पूरे बिजनेस में. लाइक अगेन 2004 में एक एजेंट को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी. जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो लोग मुझसे कहते थे, तुम यार विदेश की जॉब छोड़ के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो. तो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो वाज देयर. माय मदर इन लॉ यूज्ड टू आस्क मी, ये काम ठीक तो किया है ना आपने शुरू. तो इस तरह का सिनेरियो था, बिकॉज उस समय तो लोगों को लगता था ना, क्या कर रहा है, स्टैंप लगानी है बस, और तो कुछ है ही नहीं, मोहर लगाओ. So that kind of from there we elevated, we developed our own system of recording goals, tagging investments with goals. We have been doing it since then. अब ये चीजें पॉपुलराइज हुई हैं, अब वेबसाइट्स आ गए हैं. सो बट द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल मैपिंग विद द इन्वेस्टमेंट and making the investor stick to the investment till the goal is attained. So हमारा जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम पे we have been doing so many training sessions, webinars, blog writing, hand holding our investors, because लोग deviate हो जा रहे थे, उनको लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी. तो हमने कहा भाई दुनिया खत्म ही हो जाएगी तो क्या करेंगे पैसे का, हो जाने दीजिए खत्म. बट आप अपने गोल से डेविएट मत होइए, क्योंकि अगर दुनिया रहेगी, मतलब हमें ये तो वायरस जीतेगा या ह्यूमैनिटी जीतेगी. द पीपल हु वर थिंकिंग कि वायरस जीत जाएगा, वो तो सोचते थे सब खत्म. मार्च में जब मार्केट गिरी थी एंड पीपल वर लाइक सो स्केप्टिकल, इवन वी वर अफ्रेड कि हमें नहीं पता था क्या होगा, बट वी वर श्योर ऑफ वन थिंग, दैट हम रहे ना रहे बट प्रोसेस एंड मैनकाइंड हैज टू विन. So if we stick to our goals and we don't deviate in between. तो अब गोल्स की जब बात करते हैं तो दो प्रकार के गोल होते हैं हर एक की लाइफ में, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल. ये रियलाइज कराना लोगों को कि भाई अनअवॉइडेबल गोल कौन से हैं और अवॉइडेबल कौन से हैं. जैसे बच्चों की पढ़ाई अनअवॉइडेबल है, आपका रिटायरमेंट अनअवॉइडेबल है, बट BMW खरीदना अवॉइडेबल है और पोस्टपोनेबल है. US वेकेशन पोस्टपोनेबल है. मार्केट अच्छी नहीं चली तो ये तो नहीं कह पाएंगे ना, बेटा मैं तेरी फीस नहीं भर पाऊंगा बिकॉज घुस गया, मार्केट चला गया. तो आपको अपने रिस्क की डिग्री को उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा. तो एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का या काम बेसिकली जैसे सारथी मैंने वर्ड यूज किया ये रहता है. तो वी कॉल आवरसेल्व्स मोटिवेटर, मेंटोर, फ्रेंड, गाइड, और एक कंधा भी देना होता है. जब परेशान होते हैं लोग आते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपको साथ अपना देना ही है इन्वेस्टर्स का. तो हम लोग फाइनेंशियल टारगेट सेटिंग एक फैमिली की करते हैं. वी एनकरेज आवर टीम एंड माई सेल्फ ऑल्सो
कि हम लोग पूरी फैमिली को बिठा के डिस्कशन करते हैं, एंड 3 मंथली इवैल्यूएशन प्रोसेस हमारे यहाँ है, जहाँ पे हम एवरी क्वार्टर वी इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो। फैमिली के साथ बैठ के जब डिस्कशन होता है ना, तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसे हैं जिनको नहीं आइडिया है क्या करना है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इन दिस पास्ट 7-8 मंथ्स, जो ये इनफैक्ट जो सेकेंड वेव का आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट जितने लोगों के यहाँ कैजुअलिटीज हुए, जो सो वहां पे मैं बता रहा हूँ कि जो हाउसवाइफ्स थे, उनको कितनी दिक्कतें मैं देखता हूँ फेस करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर से काम कर रखा है, तो गोल्स का पता ही नहीं है, हस्बैंड ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। सो बेसिकली फाइनेंशियल टारगेट सेटिंग विद द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी शुड फोकस कि पूरी फैमिली को एटलीस्ट एक बार साल में 6 महीने में बैठ के बताए, एक्सप्लेन करे। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर सबके पास होना चाहिए, एंड इन्वेस्टर्स को हम मोटिवेट करते हैं कि किसी एक व्यक्ति के साथ जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उसके साथ ही आप अपना काम करिए। जैसे एक एडवोकेट होता है, एक डॉक्टर होता है, ऐसे ही एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी डू एंड गो अबाउट इट। आपने बहुत अल्पा जी ने तो जो हमको समझाया वो समझाया, आपने इस रोल को और भी अच्छे से इलैबोरेट करके हमें बताया, और जो कोरोना से इसको कनेक्ट करके जो आपने रोल एक फाइनेंशियल एडवाइजर का बताया, वो मुझे लगता है कि सबको ज़रूरत है इस रोल को समझने की। और अगर सेविंग्स करनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो ये कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, ये कुछ नियम जो हैं, जो कि ये बहुत अच्छा मंच है लोगों को समझने के लिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि बहुत आसानी से चीजें समझाई जा रही हैं, बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाई जा रही है बात। अल्पा जी, आपसे मेरा फिर से एक सवाल है। आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में इतने अच्छे से बताया, इतने डिटेल में समझाया था हमें, और आपने उसको एडवोकेट भी किया, बट एक हम अपने व्यूअर्स के लिए पूछेंगे कि हाउ कैन म्यूचुअल फंड्स हेल्प इन अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? इस पे थोड़ा सा आप विस्तार से थोड़ा सा आप बता दीजिए डिटेल में। जरूर जरूर। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं मोहित जी की बातों से मंत्र मुग्ध हो गई हूँ, आई कैन से दैट क्योंकि वो जो बोल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रही हूँ, मेरा ही व्यू पॉइंट है, और इतना अच्छा बोलते हैं वो। और उन्होंने जो बोला कि विमेन ऑफ द हाउस को आपको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो मेरा इतना पैशनेट सब्जेक्ट है और मैं बहुत अच्छी तरह से इसका प्रचार करती हूँ। सो मोहित जी, थैंक यू वेरी मच कि जब तक आपके जैसे मेन आगे नहीं आएंगे तो विमेन को सही मायने में शायद ये सारी सब चीजों की जानकारी नहीं मिल सकती है। कोई भी पति को ऐसे नहीं लगता है कि मुझे नहीं बताना है, पर ये प्रायोरिटी में ही नहीं है ना आज के हमारे जो कल्चर में अब तक जो सेट हुआ है। सो इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए और ये सारी चीजों में हमें सिखाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत जरूरी है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पैनल डिस्कशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ललित जी जब बोलते हैं तो मेरी ही बात, मैं ही जो बोलना चाहती हूँ वो ही बोल रहे हैं, स्मृति जी जो पूछ रहे हैं वो मेरा ही सवाल है, और मोहित जी जो बोल रहे हैं वो कंप्लीटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक म्यूचुअल फंड से तो मेरा नाता मुझे लगता है कि इतना पुराना है और इतना थिक है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्रोडक्ट के बारे में मैं कभी सोचती भी हूँ, चाहे आप कुछ भी बोलो। मैं बहुत बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से बढ़िया कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, क्योंकि उसमें काफी सारे फायदे भी है। सबसे पहले तो उन इतने सारे एडवांटेजेस है कि भाई लिक्विडिटी, आपको कल पैसा चाहिए कल मिल जाएगा। दूसरा, टैक्स एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, ललित जी ने जो वो 10 पॉइंट्स बताए उसमें इक्विटी स्टार्ट अर्ली के बारे में बताया। सो इन्फ्लेशन बीटिंग जो है वो काफी हद तक म्यूचुअल फंड से हमें मिल सकती है। कितने सारे लोग मुझे आज की तारीख में स्मृति जी आके पूछते हैं कि भाई हमें शेयर बाजार में निवेश करना है। अब सबको 54,000 मार्केट दिख रहा है, लेकिन क्या ये इतना सही है? मैं खुद डरती हूँ, मैं खुद नहीं करती हूँ डायरेक्ट इक्विटी में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये सही नहीं है। हमारे पास ना वक्त है, ना टाइम है, ना हम गैम्बलिंग करने वाले हैं। हमें बहुत ही शिद्दत से, कुछ डिसिप्लिन वे से, फोकस्ड वे से, एक्सपर्ट के पास जाके अगर इक्विटी मार्केट में पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो टेम्पटेशन जो है वो हमें नहीं रखना चाहिए और म्यूचुअल फंड के पास जाके इक्विटी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए।
और प्रोफेशनल बहुत होते हैं, और रिस्क जो है जैसे कि रिस्कोमीटर की बात करी, और क्या चाहिए हमें जिंदगी में, यही तो सारी चीजें हैं ना जो हम देखते हैं। दूसरा, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड से पॉसिबल है, मुझे ऐसे लगता है। और कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड हमें डिसअपॉइंट करेगा अगर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर की मदद लेंगे और सही मायने में समझ के निवेश करेंगे। सो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका होराइजन 1 दिन से लेके 1 साल तक का है तो लिक्विड म्यूचुअल फंड है आपके लिए, आपको कहीं और जाना ही नहीं है। अगर आपका होराइजन 1 साल से लेके 3 साल तक का है तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड है। अगर आपका टाइम होराइजन या गोल जो आपको अचीव करना है वो 3 से 6 साल का है तो आपके पास हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है। और अगर आपका नेचर कंजर्वेटिव है या मॉडरेट है तो आपके पास डेट सेंट्रिक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है जहां पे इक्विटी कम है। आप सोचो आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हो। हम जब शादी में जाते हैं तो 50, 60, 70 चीजें रखी होती है, क्या हम सारी चीजें खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसीलिए ये सारी चीजें परोसी जाती है कि हमें उसमें से जो उठाना है और खाना है, जो हमारे हेल्थ और टेस्ट के लिए अच्छा है, हम वो लेके खा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जरूरी नहीं कि आपको सब में निवेश करना है। और तभी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मदद करता है, और आपको इसीलिए उनके पास जाके सही मायने में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जो सूटेबल है आपको। और अगर आपका गोल, जैसे कि ललित जी ने ऑलरेडी बता दिया, कि अगर लॉन्ग टर्म है, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन प्लानिंग, मिड लाइफ प्लानिंग, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एसआईपी करनी है म्यूचुअल फंड की। अगर लार्ज कैप, मिड कैप स्कीम, जो भी आपको, फ्लेक्सी कैप ठीक लग रही है, आप उसमें बस एसआईपी शिद्दत से करते रहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा लेते रहिए, और फिर देखिए आप कितना बढ़िया वे से आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा लाइफ में। क्योंकि काफी सारे हमने रेशियोज, फॉर्मूलाज डिस्कस कर दिए। 50-50 वाला मुझे मोहित जी का फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा। 50-30-20 वाला फॉर्मूला तो बेस्ट है ही है, जो आपको फॉलो करना ही है। बजटिंग में आपको मास्टरी लेनी है, और फिर म्यूचुअल फंड ही है जो आपको सही मायने में एक दिशा दिखाएगा, और आपको बहुत अच्छी तरह से, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। डिफरेंट लाइफ स्टेज में आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे जिसको आप एंजॉय कर सकेंगे। मैं हमेशा स्मृति जी ये बोलती हूँ कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट अर्निंग लॉट ऑफ मनी, life is not always about saving or investing lot of money, life is not always about growing that money, but life is always about enjoying that money, leading a very beautiful life with the help of that money, and spreading happiness and doing a lot of social work and charity, give back to society with the help of that money। आप मुझे बताइए म्यूचुअल फंड के अलावा ये सारी चीजें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी डाउट्स और जितना भी कंफ्यूजन होगा, आपने जो पूरा डिटेल में समझाया उससे आई एम श्योर सब क्लियर हो गया, म्यूचुअल फंड डिटेल में समझ में आया। आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको पूरा राउंड अप करके बहुत ब्रीफली समझा दिया। मुझे ऐसा लगता है लोग किताबों में पढ़ेंगे तो उनको तो 3-4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने इतना बेहतरीन तरीके से अपने पॉइंट्स रखे। ललित जी, what are the 3 signs that one has achieved financial independence? कैसे पता लगेगा कि financial independence achieve कर ली है? जी, नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों विशेषज्ञों का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने काफी, जैसे आपने कहा था ना कि बड़े सहज जो लेमन लैंग्वेज में वो समझा रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है आज के प्रोग्राम का कि हम जो हमारे दर्शकों को कितने आसान से, बिकॉज बहुत सारे सर्वेज जो हम कराते रहते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फाइनेंशियल टर्म्स को समझने में लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो टीवी में प्रोग्राम्स भी देखते हैं या बहुत ज्यादा जार्गन लोडेड स्पीचेस लोग सुनते हैं, तो ये काफी डिस्करेज करता है कॉमन मैन को इस पर्टिकुलर चीज में घुसने से या इसमें पार्टिसिपेट करने से। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, आपने काफी सहजता से ये काफी जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से आप समझा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने पूछा है कि क्या साइंस होते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के, तो दोबारा से मैं यही बोलूंगा कि जब आप, जैसे कि अगर मैं फिल्मी स्टाइल से बोलूं तो शाहरुख खान से किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा कि भाई आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है,
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वर्ल्ड में कहीं पे भी घूम रहा हूँ, चाहे ग्रीस है, चाहे टर्की है, चाहे लंदन है या न्यूयॉर्क है, मैं किसी भी शोरूम के सामने बाहर घूम रहा हूँ और मेरी नजर किसी चीज पे पड़ जाए तो उसको लेने के लिए मुझे 2 बार सोचना ना पड़े। सेकंड थॉट मेरे दिमाग में ना आया, आई शुड बी एबल टू बाय दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी। तो ये डेफिनेशन तो सबके लिए दुनिया में डिफरेंट होगी, लेकिन एक होता है कि बुकेश एक जो एक रियलिस्टिक जो डेफिनेशन है, वो मुझे लगता है कि अगर आपके पास अपना घर है बिना डेट के, आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है उसकी, तो दैट इज वन इंडिकेशन दैट यू आर नियर टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सेकंड इज कि आपने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रोविजनिंग कर ली है, जो भी उनको हायर एजुकेशन जो अपने पैरों में खड़ा होने के लिए जितने उनके लिए पैसे चाहिए उतना आपने प्रोविजनिंग कर लिया है। दैट इज अ सेकंड साइन दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे मोहित जी ने बताया था कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो गई है कि आपको एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो इतना पैसे आपके पास आ रहे हैं आपके खुद के पैसों से कि आपको अपने खर्चे के लिए या अपना घर चलाने के लिए आपकी एक्टिव इनकम में डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपकी पैसिव इनकम बहुत है आपको चलाने के लिए आपका खर्चा। तो ये 3 स्टेजेस तो ऐसी हैं जो आपको डिफाइन करती है कि यू आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको बुकेश बोलते हैं कि आप अपना खर्चा तो निकालती है आपकी पैसिव पेमेंट, बट आप अपने लव्ड वन, अपने डिपेंडेंट का भी निकालते हैं, तो आप रिचनेस की फर्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं। देन इट कम्स टू कम्युनिटी की, आप एक कम्युनिटी का पूरा खर्चा निकाल लेते हैं। देन यू कम टू दी नेक्स्ट लेवल ऑफ रिचनेस, एंड देन सुपर रिच की आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो आपके पैसे से ही बहुत सारे लोगों का घर चलता है। तो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड देन रिच 1, रिच 2, रिच 3। बट फर्स्ट जो मुझे लगता है कि टू सिंप्लीफाई डिफाइन, जिसको हम रियलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं कि हाँ भी मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं ये पालू वो पालू। रियलिस्टिक अप्रोच अगर है तो आपके पास अपना घर होना चाहिए विदाउट डेट, विदाउट ईएमआई, आपके बच्चों की पढ़ाई, बिकॉज जो कि भविष्य जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने प्रोविजनिंग कर दिया, इतने पैसे आपने रख लिए हैं, कमा लिए हैं। थर्ड फॉरमोस्ट, पैसिव इनकम इतनी है कि आपके खर्च के लिए आपको एक्टिव इनकम की जरूरत नहीं है, आपको काम करके कमाई करने की जरूरत नहीं। जी ललित जी, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो मैं फटाफट सवाल लेने शुरू कर दूंगी, क्योंकि सवाल बहुत हैं और इतना अच्छा पैनल है हमारे साथ, तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मोहित जी, अगला सवाल आपसे है दैट व्हाट इज द आइडियल एसेट एलोकेशन इन अ पोर्टफोलियो? Ideal asset allocation basically it is a combination. तो एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा बिफोर एक्सप्लेनिंग। देखिए एसेट एलोकेशन हर पोर्टफोलियो के ना इट कैन नॉट बी एन आइडियल, एक स्टैंडर्ड नहीं बन सकता। तो इट हैज टू बी टेलर मेड, इट हैज टू बी सूटेबिलिटी स्टडी के हिसाब से किसको कितना डेट इक्विटी एक्सपोजर चाहिए। अगर हम रूल बुक जो कहती है कि थंब रूल जिसे कहते हैं कि 100 माइनस द एज शुड बी इक्विटी, वो अगर आप बुकिश उसमें जाएं तो वो है। लेकिन आपको ना आकलन करना पड़ेगा कैश फ्लोज का, लायबिलिटीज का, हर इंडिविजुअल का, किस एज ब्रैकेट में वो है। प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 100% हो नहीं पाता, बिकॉज कई बार क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स दे डोंट गो हैंड इन हैंड विद द थॉट प्रोसेस। जैसा मैंने बताया कि वो एडवाइजर को है तो 100% आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसे क्लाइंट वो 80-20 रेशियो में चलता है, 20% और 30% ऑफ योर क्लाइंट्स आर सच। और पर्टिकुलरली व्हेन यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ रिटेल, तो वहां पे क्या होता है ना, पीपल जस्ट सी द रिटर्न एंड दे कम टू यू। तो वो एक जो एग्जांपल मैं बता रहा था कि अगर एक क्रिकेट की टीम बनाई जाए और उसमें सारे वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन रख लिए जाएं, 11 के 11 प्लेयर हैं और सारे वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन हैं, तो क्या वो टीम जीतेगी? शायद नहीं। तो यू नीड अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, यू नीड डेट, इक्विटी, बॉलर, फील्डर, बैट्समैन, विकेट कीपर, सब चाहिए आपको। ये हम लोग अपने निवेशकों को बताते हैं मीटिंग्स में कि बॉस, आपको जब अपना पोर्टफोलियो, अपना एक इन्वेस्टमेंट का बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो स्टेज ऑफ लाइफ में आपको अपने एक कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन में डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, अल्पा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड म्यूचुअल फंड इज द ओनली प्रोडक्ट ऑन दिस प्लैनेट, आई कैन अश्योर यू, ऑन दिस प्लैनेट which can give you this facility of proper asset allocation. और एक और थम्पिंग द टेबल आई कैन से दैट इज दिस इज द सेफेस्ट प्रोडक्ट, बिकॉज सेबी एक इतना स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग रखे हुए है
like over the years we have graduated, सेबी के जितने भी जो शॉर्टकमिंग्स थे उनको उन्होंने प्लग किया है, एंड बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली तरीके से काम कर रहे हैं. बहुत थिन मार्जिन्स है बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. डिस्पाइट ऑफ दैट वी आर लाइक, डिस्पाइट ऑफ आवर वेरी लो पेनिट्रेशन, आज हम लोग 30 करोड़ 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री, सॉरी 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गए. सो 3 ट्रिलियन जिसे कहते हैं. सो बेसिकली एसेट एलोकेशन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी पोर्टफोलियो में प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना चाहिए. प्रोडक्ट्स लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज, बैलेंस्ड फंड्स, MIPs, pure equity, large cap, mid cap, small cap, there is a huge bouquet available at your disposal. And एक आइडियल तो टेलर मेड ही होगा, तो कोई जेनरिक स्टेटमेंट हम लोग नहीं दे सकते यहाँ पे, हर एक के लिए इंडिविजुअली करा जाता है. So that is all I would like to say. Alpa ji, can a person with a modest income can ever achieve financial independence? 101% आई वुड से मॉडेस्ट लोग ही अचीव करते हैं. क्योंकि जिसके पास बहुत सारा पैसा ना, शायद उनको ये लगता है कि उनको काफी सारी चीजें पता है. और बहुत बार मैं ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी, पर शायद उनको लगता है कि मुझे क्या जरूरत है, ऐसे काफी लोग समझते हैं. लेकिन मैं मेरा ही खुद का लाइफ स्टोरी क्विकली हम एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आई वाज फ्रॉम अ वेरी मीडियोकर फैमिली, vernacular medium student, confidence level was very low, and typically graduation के बाद तुरंत जॉब पे लग गई थी 20 साल में. और कुछ लाइफ तो देखी नहीं होती थी, पर जो सबसे अच्छी चीज मैंने करी कि भाई 2-3 साल के बाद, तब आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने माई फर्स्ट पे चेक का प्रोग्राम मैंने नहीं सुना था शायद उनका, तो मैंने 3 साल के बाद मेरी SIPs बड़ी सब शुरू कर दी थी. आज 4 दिन पहले स्मृति जी, मैं इतनी खुश हूँ, आपको बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा US पढ़ने के लिए गया है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि पूरा प्लानिंग, 1 रुपया मैंने लोन नहीं लिया है, कुछ स्ट्रगल नहीं हुआ है. बहुत अच्छी तरह से मैं, ये जो मोहित जी मुझे बोल रहे थे, मैं वही सब मेरे दिमाग में जा रहा था कि आपकी बच्चों की प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड से हो सकती है. और प्लेनेट में, जैसे मोहित जी बोल रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड के अलावा और कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, SIP के अलावा और कोई सोल्यूशन ही नहीं है. और ये डेफिनेटली मॉडेस्ट लोग, अगर मेरे जैसे लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो मेरे से काफी ऐसे लोग हैं जो ज्यादा कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है. और SIP, STP, SWP फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, कितनी अच्छी अच्छी चीजें. टैक्स प्लानिंग के लिए ELSS है. कोई चीज नहीं है ऐसी जहां पे म्यूचुअल फंड का सोल्यूशन ना हो. तो मेरे ख्याल से स्मृति जी, मॉडेस्ट लोग क्या, सबके लिए म्यूचुअल फंड ही सही है. आपने रिटायर्ड लोगों की बात करी, तो अगर रिटायर्ड पीपल लोग अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहें, तो वो कैसे प्रोसेस हो सकता है अल्पा जी? रिटायरमेंट लोगों के लिए भी, जैसे मोहित जी ने बोला, बैलेंस एडवांटेज फंड है या SWP ऑप्शन है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है, और एक 30-30 का चैलेंज है स्मृति जी. रिटायरमेंट इज नॉट फुल कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज है वो. अगर आप 55-60 में रिटायर होंगे तो और 25-30 साल तक आप जिंदा रहोगे. तो काम शायद आप बंद करोगे, पर तब जाके मोहित जी की एडवाइस आएगी ना कि पैसिव इनकम विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू. सो रिटायरमेंट स्टेज के लिए आज जितने भी यंगस्टर्स या मिड लाइफ वाले लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आपको अभी से कुछ इतना अच्छा करना है कि आपका रिटायरमेंट स्टेज जो है, आपको उसमें पैसों की बिल्कुल कमी ना महसूस हो. और ये सारे फीचर्स, मेथड्स, ये सारी चीजें हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. और महिलाएं जो सुन रही है, वो अपने पतिदेव से ज्यादा जिंदा रहेगी, एटलीस्ट 3-4 साल छोटी भी होगी. तो मेरे ख्याल से लास्ट के जो 8-10-12 साल है, हम सब महिलाएं शायद अकेली होगी, तो हमें बहुत सारा स्वास्थ्य का और पैसों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा बताया अल्पा जी. एक चीज की मैं आपकी जरूर तारीफ करूंगी, जो आप विमेन सेंट्रिक जो चीजों पे आप जोर देती हैं और उनकी इम्पोर्टेंस समझाती भी हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी क्रूशियल. जो समझ जाएगा उसको लॉन्ग रन में बहुत फायदा होने वाला है. ज्यादा समय नहीं लूंगी. मोहित जी, अगला सवाल आपसे है, दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज टैक्स मैनेजमेंट इन इन्वेस्टिंग?
Tax management is very important because tax take a part of your profit, like जो भी आप income earn करते हैं, और post tax आप जो आता है, that is the real return that you get in your hands. So tax management plays a very important role. And as Alpa ma'am said just now that we have got solutions. ELSS एक बहुत अच्छा solution है tax saving का. हेल्थ इंश्योरेंस में लोग टैक्स में आपको रिबेट मिलता है. एनपीएस में एडिशनल रिबेट है आपके पास. सो इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि अगर आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल का मिनिमम होराइजन है लॉन्ग टर्म में क्वालिफाई करने का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में. सरकार ने भी कुछ स्पेशल टैक्स शॉप्स दे रखे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स. इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल से ऊपर, अगर 365 दिन से ऊपर का अगर आपका निवेश है तो यू गेट टैक्स फ्री इनकम अप टू 1 लाख रुपीज. उसके बाद भी जो टैक्स का दर है वो कम है, 10% लगता है ऑन द प्रॉफिट एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल. सो टैक्स मैनेजमेंट डेफिनेटली इज वन ऑफ द की थिंग्स दैट वन लुक्स एट. एंड म्यूचुअल फंड उसमें भी फेयर अप करता है एज द विनर. तो लाइक इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट और टैक्स एफिशिएंट इनकम का कोई प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल विद अस. So this is it, ma'am. जी. अच्छा अल्पा जी, ललित जी ने फायर को लेकर के अपने प्रेजेंटेशन में जिक्र किया था, तो हाउ प्रैक्टिकल इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फायर? और दूसरा जो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, डू यू रियली थिंक इट इज पॉसिबल टू रिटायर इन 40s? स्मृति जी, मैं ही तो आपके सामने हूँ ना, जीती जागती उदाहरण. इनफैक्ट ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स तो मुझे भी नहीं पता थे, अब जाके ये सारी चीजें आ रही है बाहर. पर इन अ वे आई ऑल्सो वर्कड इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर क्लोज टू 23 years, स्मृति जी. और फिर मैंने मेरे मिड लाइफ में मेरा खुद का बिजनेस, मेरे खुद के एनजीओ, सोशल वर्क, जो भी मुझे करना था, किताबें लिखनी थी या जो भी था, आई कुड लीड माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स. मैं इतनी खुशी से ये आपको बोल सकती हूँ कि जब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, जब आपको एक पैसा किसी से नहीं चाहिए होता है ना, तब आप अपने खुद के डिसीजन लेना शुरू करते हो, पैशन चेज करते हो, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है. और जैसे कि मैंने बोला, म्यूचुअल फंड ने मेरी जिंदगी में इतनी अच्छी चीजें दी है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में समझ के बहुत अच्छी तरह से निवेश किया है. और जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स थे वगैरह, मैंने जैसे ही मेरा जॉब छोड़ा स्मृति जी, मैंने तभी ये फायर के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन ये फैक्ट है कि मैंने अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो बेटों को भी पढ़ाई के लिए यूएस भेज सकते हैं. मैंने खुद का मेरा बिजनेस शुरू किया है और आज तक कभी भी 7 तारीख को जब सैलरी का टाइम आता है, रेंट पे करने का टाइम आता है, मेरे कैश फ्लो में कभी भी गड़बड़ नहीं होती है. तो ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ, सारी महिलाएं जो घर से काम करना चाहती है, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती है, जितना जल्दी आप शुरू करोगे ना स्मृति जी, अगर आप 5 साल लेट शुरू करोगे ना, आपका पैसा आधा हो जाता है जब आप रिटायर होते हो. आप सोचो कितनी बड़ी चीज है ये. अगर आपने शुरुआत जल्दी नहीं करी, ललित जी ने अपने टॉप 10 पॉइंट्स में बताया, स्टार्ट अर्ली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. मुझे तो लगता है कि सारे यंगस्टर्स अगर आज भी नहीं कर रहे तो आज का दिन चला गया उनकी जिंदगी में से, कंपाउंडिंग चला गया. तो जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना जल्दी रिटायर होंगे, उतना जल्दी लाइफ को आप एंजॉय कर पाओगे. मैंने दुनिया देख ली है, स्काई डाइविंग करना था वो कर लिया, पेरेंट्स को घुमाना था वो घुमा दिया. आप सोचो कितनी खुश हूं मैं. बच्चों का पढ़ाई का सॉर्ट आउट हो गया है. मैं बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमती हूँ क्योंकि मेरा वो टेस्ट नहीं है. सो मैं यही बोल रही हूँ कि जिंदगी में अपनी खुशियां खुद ढूंढो और उसको हासिल करने के लिए मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड, एसआईपी, फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम, ये जो भी हम सारी चीजें डिस्कस करें ना पिछले एक घंटे से, वो ही है और कुछ है ही नहीं जिंदगी में. मैं आपको सच बोल रही हूँ. और आज सोशल वर्क भी करना है स्मृति जी. मैं बहुत एक्टिव रोटेरियन हूँ, मैं पॉल हैरिस सोसाइटी मेंबर हूँ. मैं मेरी वाहवाह के लिए नहीं बोल रही हूँ ये सारी चीजें, पर मैं बहुत ही मीडियोकर बैकग्राउंड से हूँ. कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर से डोनेशन भी कर पा रही हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ. मुझे किसी को कुछ बोलना नहीं है. मुझे मेरे पतिदेव को भी एक बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ, खुद के पैसे ग्रो करती हूँ और उनको इतना मेरे पे भरोसा है कि मैं उस पैसों का अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करके आगे ही बढ़ाऊंगी. कभी भी उसको कभी
खराब वे से उस पैसों को कहीं पे भी मैं यूटिलाइज नहीं करूंगी। सो सारी महिलाएं, नॉट जस्ट महिलाएं, यंगस्टर्स, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, आई थिंक जितना जल्दी शुरू करोगे ना, ये फायर जो है ना वो रियल फायर है। मैं बोल रही हूँ आपको, मिड लाइफ क्राइसिस इतनी बड़ी चीज होती है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाओ, कहीं पे भी आप जाओ, मिड लाइफ क्राइसिस से लोगों को बहुत डिप्रेशन आता है। और मेरे ख्याल से इसीलिए जितना हो सके फाइनेंशियली स्टेबल रहिएगा और हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ताकि आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बसर कर पाओ। बिल्कुल, और इसी के साथ मैं हमारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पास ऑडियंस के सवाल आए हैं जो चर्चा के दौरान हमें मिले हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इन सवालों का जवाब देते हुए आप ऑडियंस के डाउट्स क्लियर करें और अपनी अहम गाइडेंस उन्हें दें। सबसे पहला जो सवाल है वो है कि वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने में एक व्यक्ति के सामने कौन सी चुनौतियां आती हैं? ललित जी। सबसे पहली तो चुनौती, जैसे अल्पा जी ने भी और मोहित जी ने भी और मैंने भी पिछले 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट करना है कि आपको ये चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्वतंत्रता चाहिए। जब तक आप अपने मन में ये प्लेज नहीं लेंगे ना, ये दृढ़ता से नहीं सोचेंगे कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तब तक कोई आपको समझा नहीं पाएगा, कोई भी आपको ये करवा नहीं पाएगा। पहली ये आप अपने अंदर ये ठान लीजिए कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये मंत्र जो हमने आपको दिए, ये आप दिमाग में रखिए। और जो शॉर्टकट जो अब मैं बता दूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेव करना है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है और कम से कम खर्चा करना है। अगर ये 3 चीजें आप दिमाग में रखेंगे तो ये, बिकॉज सबसे बड़ी चुनौती यही आएगी जब आपके पास पैसे आएंगे तो पहला हमारा नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? खर्च करना। जैसे ही हमारे पास पैसे आते हैं, हम पहली चीज हमारे दिमाग में सपने आने लग जाते हैं, अरे वो मेरे पास तो iPhone 6 है, iPhone 12 आ गया है, तो अभी प्लानिंग दिमाग में, पहले ही आपके दिमाग में खर्चे जो है ना, ये आपको समझाने नहीं पड़ते, आपके दिमाग में आ जाते हैं। अच्छा, उसके पीछे आपका कसूर नहीं है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। ये हमारे जैसे जो ब्रांड्स हैं या बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो इतना ज्यादा आपको टेम्प्ट करते हैं, चाहे आप टीवी देखोगे, आप कुछ भी देखोगे, हर जगह प्रोडक्ट्स और ये सब वो सब ऐसा आएगा कि इनके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। तो जब तक आपके हाथ में वो नहीं है, और पीयर और सोशल प्रेशर आपके पास ऐसा आएगा कि पड़ोसी के पास अगर बड़ी गाड़ी है और आपके पास छोटी गाड़ी है, तो इतना प्रेशर में आप जिंदगी जी रहे होंगे कि आप नींद नहीं आएगी। जबकि आप करोड़ों से बहुत अच्छे हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप नीचे वालों को नहीं देखेंगे, आप ऊपर वाले को देखेंगे। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो आपको चैन नहीं लेने देगी जब तक आपके पास जो थोड़े बहुत बैंक में पैसे इकट्ठे हुए आप खर्च नहीं कर देंगे। तो ये एक थोड़ी टेम्पटेशन को आपको रोकने सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आपको आएगा। और इसीलिए जैसे अल्पा जी ने रोल बताया, पीपल लाइक मोहित जी, क्योंकि ये लोग बाइस नहीं है, इनको आपका पैसा खर्च नहीं करना है, इनको आपसे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इनको आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इनको आप भागीदार बना लीजिए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी का, ताकि ये लोग ओनरशिप लेंगे तो आप डिसिप्लिन में आएंगे। क्योंकि मन जो है ना वो चंचल है, आपके कभी वाइफ से आपको प्रेशर आ जाएगा, कभी बच्चे से प्रेशर आ जाएगा, कभी फ्रेंड से प्रेशर आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आप पैसा खर्च कर देंगे। एंड आई एम ऑल्सो विक्टिम टू इट। मैं आपको लेक्चर तो दे रहा हूं, लेकिन आई एम ऑल्सो विक्टिम टू इट। तो ये कुछ एक ऐसी जिसको हम इमोशनल हर्ड मेंटालिटी भी बोल लीजिए, इमोशनल बायसेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए इसको। तो वी आर ड्रिवन बाय सर्टन इनबिल्ट बिहेवियर्स, जिसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बारी आपको दे देंगे, क्योंकि उसको आपके पैसे से इमोशनल टच नहीं है, उसको नहीं प्रॉब्लम की ऊपर बढ़ गया नीचे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही विल कीप ऑन स्टिकिंग टू द प्लान कि भैया ये प्लान है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके बेसिस पे चलाना है। आपकी जो है ना धड़कनें बढ़ती हैं पैसे के ऊपर नीचे होते होते, फाइनेंशियल एडवाइजर की नहीं बढ़ती, क्योंकि उसको एक पता है कि उसको मालूम है। जैसे डॉक्टर आप कभी आईसीयू जाएंगे या कहीं देखेंगे तो आप मॉनिटर देखोगे तो ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो शायद आपको डर लगा रही ये नीचे हो गया, अरे ये ऊपर हो गया, अरे ये रीडिंग वैसी आ गई। पर डॉक्टर को तो मालूम है ना कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल रेंज में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ही एडवाइजर को भी पता है कि आपके पैसे का लेवल कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो सबसे पहली चीज, किसी के ऊपर भरोसा करना सीखिए, किसी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि वो आपका पैसा अच्छे से मैनेज कर सकता है। संकल्प लीजिए कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। सेव जितना ज्यादा आप कर सकते हैं कीजिए, जितना कम खर्चा करेंगे उतना अच्छा है। और रिस्क लेने की हैबिट बनाइए, क्योंकि रिस्क नहीं लिया तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो रिस्क लेने की धीरे धीरे हैबिट बनाइए और डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट, ये मुझे लगता है एक टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।
अल्पा जी, आपसे ये सवाल है कि क्या केवल बचत करके वित्तीय आजादी प्राप्त की जा सकती है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आपको खर्चे करने चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए लाइफ में। जैसे कि ललित जी ने बोला कि हम बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे मेरी जिंदगी में एक बात का बहुत बड़ा दुख है कि मैंने मेरी माताजी को दुबई घुमाने नहीं लेके गई मैं। पता है क्यों? पैसे तो थे, लेकिन प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ में तब। और उस पैसों का क्या मीनिंग है जो बैंक में बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी माताजी को मैं दुबई घुमाने नहीं लेके गई जो उनकी इच्छा थी। अब इसमें इससे ज्यादा मैं क्या जवाब दूं? सो ये कहीं नहीं मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ आप बस निवेश करो, बढ़ाते रहो, बिल्कुल नहीं। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग जो मोहित जी समझा रहे हैं वो यही है कि आप अपने सारे जिंदगी की जितनी भी आपकी गोल्स है, आशाएं हैं, ड्रीम्स है, सब फुलफिल करो। और यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि किसी की नकल मत करो। अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स खुद बैठ के लिखो। बस उसके आगे एक कॉलम और बढ़ा दीजिए कि मुझे अगर स्काई डाइविंग करना है 5 साल के बाद, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे आज अगर इतना पैसा लग रहा है वो स्काई डाइविंग के लिए, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड 5 साल के बाद मुझे कितना लगेगा? उसके लिए मुझे आज कितने रुपए की एसआईपी हर महीने करनी पड़ेगी? और मुझे मोहित जी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ये अकेले कर नहीं पाऊंगा। और मेरा स्काई डाइविंग भी रह जाएगा और सब कुछ प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो यही हम सारी चीजें सिखा रहे हैं कि प्लीज आप जितनी भी आपकी ड्रीम्स है, गोल्स है, उसको अचीव करिए, शिद्दत से करिए, प्रोसेस ड्रिवन वे से करिए, जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित जी, अंत सवाल आपसे है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में रिस्क होता है, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के चक्कर में नुकसान हुआ तो कहीं नुकसान ना हो जाए? देखिए, म्यूचुअल फंड, जैसे आप देखते हैं सारे डिस्क्लेमर आते हैं ना कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड कोई रिटर्न गारंटी नहीं करता है, ना ही कोई इक्विटी मार्केट में रिटर्न की गारंटी होती है। मैं 2 मिनट इसमें एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा लेमैन भाषा में। ये जो निवेश का ब्रह्मांड है, जो पूरा निवेश का यूनिवर्स है, वो 2 तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करता है। एक होता है उधारी और दूसरा होता है भागीदारी। उधारी मतलब डेट, भागीदारी मतलब इक्विटी। जब आप उधार देने जाते हैं तो उधार के क्रम में हम लोग जब देखते हैं ना, सबसे पहला निवेश का जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक उधार होता है जो आप देते हैं किसी को और वो आपको ब्याज देता है। नाउ व्हेन यू गिव योर मनी ऑन डेट टू समबडी, उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड होता है वो होता है क्रेडिट रिस्क। तो लोगों को लगता है कि उधार देना सेफ है बिकॉज ब्याज मिलेगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि किसको उधार देना सेफ है। एसबीआई को दिया तो सेफ है, मोहित गुप्ता को दिया तो रिस्की हो सकता है, मैं भाग सकता हूं, लेके उड़ सकता हूं। सिमिलरली, आप जब भागीदारी में आते हैं तो किसके साथ भागीदारी कर रहे हैं? एसबीआई में उधारी भी है, भागीदारी भी है, एसबीआई का शेयर भी मिलता है ना। तो जो म्यूचुअल फंड के अंदर, लाइक द प्रोडक्ट्स दैट आर डिजाइन्ड of equity and debt, it's a portfolio of either debts or equity or a mixture of both. कहीं भी गारंटी वर्ड नहीं होता, लेकिन बैक टेस्टिंग होती है, पास्ट परफॉर्मेंस होती है। और अगर आपका लॉस, जो वर्ड जिसने जिन सज्जन ने भी ये सवाल पूछा है, लॉस बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने अपनी रिस्क की डिग्री को कम नहीं किया और कोविड जैसी वैश्विक महामारी आ गई और उस समय आपके बच्चा 18 साल का था और आपको फीस भरने के लिए पैसा निकालना था, और आपने ये सोच के कि बहुत अच्छा मार्केट भाग रहा है, 1 साल के लिए निवेश कर दिया था जो कि लॉन्ग टर्म गोल का मनी था, सो आपको लॉस हो सकता है। यू हैव टू पुट योर गोल्स, योर टारगेट्स इन प्लेस एंड चूज द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। अभी जैसा मैंने बताया, कोविड में बहुत सारे लोगों के हादसे हुए हैं, उनको उनकी स्पाउसेस को काफी हैवी अमाउंट मिला है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस और कंपेंसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, अन अवेयर बच्चे हैं उनके, अनअवेयर स्पाउसेस हैं, जो कहते हैं कि भाई मार्केट में क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न आ गया, कंपनीज, आई एम नॉट नेमिंग देम, आई एम नॉट सपोज टू, बट दे हैव बीन एडवर्टाइजिंग कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इफ यू गो अनगाइडेड, इफ यू आर अनअवेयर
और आप उसमें फंस जाएंगे तो वहां पे ना बेसिकली ग्रीड और फियर का मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस से आप निवेश कर रहे हैं और आप ग्रीड में नहीं फंसे, आपको अपने रिस्क को देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को देखना है। सो लॉस तभी होगा जब आप लॉस को बुक कर लेंगे, जब उसको ले लेंगे, पैसे को निकाल लेंगे। अगर आपने मेरी डॉटर शी इज 10 years old, एक 8 साल 10 साल की डॉटर है मेरी, मैं उनकी एसआईपीस कर रहा हूँ। मैंने कोई एसआईपी ना चेंज करी ना बंद करी, बिकॉज मुझे पता है कि उनके 18वें साल पे मुझे उनकी एजुकेशन का पैसा देना है। लेकिन मैं 18 साल तक सेम रिस्क डिग्री में नहीं रह सकता ना। एट देयर 15th बर्थडे आई वुड नीड टू रीएडजस्ट और रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियो, और एट द 16th बर्थडे एट द मैक्सिमम, ताकि मेरे पास वो 2 साल का बफर रहेगा। उस 2 साल में हो सकता है मार्केट और तूफान की तरह बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, मुझे लॉस हो जाए, लॉस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा, वो लॉस नहीं कहा जाएगा। बट देन आई विल हैव टू स्टिक टू माय गोल एंड देन रीबैलेंस और रीएडजस्ट माय पोर्टफोलियो। सो गारंटी रिटर्न तो नहीं होता ना, हम किसी से कहते हैं कि गारंटीड रिटर्न है। बट हाँ, अगर आप अपने गोल्स को डिफाइन कर रखा है, अपने निवेश की स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर रखा है, और राइट प्रोफेशनल एडवाइस या राइट प्रोफेशनल गाइडेंस में आप हैं, एक सही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप अटैच्ड है, सो थिंग्स शुड बी फाइन। बाकी तो मतलब इट्स ऑल एज सर सेड कि मन बड़ा चंचल होता है और डर भी लगता है कभी कभी कि एकदम उछल कूद हुई बाजार में, क्या हो गया। तो सो दैट वी हैव टू मैनेज द इमोशंस एंड फियर एंड ग्रीड। वो एक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग वाली बात रह गई थी, वो भी आपने इसमें इंक्लूड कर दी, तो मुझे लगता है अब ये कंप्लीट पैक हो चुका है हमारा आज का वेबिनार। और अब इसी के साथ इस वेबिनार को समाप्त करते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पैनलिस्ट का, श्री ललित शर्मा जी, अल्पा शाह जी और मोहित जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और दैनिक जागरण, जिनके कोलैबोरेशन से आज हम इस वेबिनार को मुमकिन कर पाए, आपका आभार। लखनऊ से हमारी ऑडियंस में हिस्सा लेने के लिए हमारे दर्शक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद से कि ये वेबिनार एक ऑनलाइन वित्तीय शिक्षा के रूप में सफल रहा, उन सभी पहलुओं पर इंसाइट्स देने में जो कि एक निवेशक के मन में होते हैं, और आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना बेहतर विकल्प है, इन तमाम पहलुओं पर एजुकेट करने की इस पहल में ये वेबिनार कारगर रहा। इसी के साथ आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।